पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बाद के वैदिक काल में राजाओं के द्वारा ग्रहण की गई उपाधियां निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से विषम को चयन करना है, आपको बताना है। बाद के वैदिक काल में राजाओं के द्वारा ग्रहण की गई उपाधियां निम्नलिखित हैं, इनमें से बताइए विषम, विषम का मतलब आठ, जो इनमें से वो आपको चयन करना है। देखिए वैदिक, बाद के वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं, राजाओं के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता था। पूर्वी राजाओं को सम्राट कहा जाता था, उत्तरी राजाओं को विराट कहा जाता था, पश्चिमी राजाओं को यहाँ पर स्वरत कहा जाता था, और दक्षिणी राजाओं को भोज कहा जाता था। इस तरीके से कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर राजाओं ने जो आपकी उपाधियां हैं अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका पहला लिखा है ना 10 राग, ये वाला आपका है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक रथ है आपका, या फिर आपका आहिल भुवनपति है आपका, है ना। तो ये जो आपकी सब है ना, ये कहीं ना कहीं है, लेकिन ये आपका नहीं। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 राग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 राग जो है सबसे इसमें विषम हो जाएगा, बाकी सब आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए भगवान महावीर की माता कौन थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और राइट आंसर देखिए हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, त्रिशला नाम था। क्या नाम था, भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, दास वंश के किस सम्राट ने, है ना, यहाँ पर आपको बताना है, जिले आ इलाही की उपाधि प्राप्त की थी। बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। दास वंश के किस सम्राट ने जिले आ इलाही की उपाधि प्राप्त की थी, यहाँ पर आपको बताना है जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, तो ये आपका नाम क्या है उनका, बताइए। दास वंश के सम्राट ने, तो उनका नाम है आपका गयासुद्दीन बलबन है, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। याद रखिए गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में, है ना, दिल्ली सल्तनत में आपका यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है। इनका जो आपका शासन था आपका गयासुद्दीन बलबन का 1265 से लेकर आपका था 1287 तक था, 1265 से लेकर 1287 तक था। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी। बताइए ब्रिटिश भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उसका आपको नाम बताना है। तो उसकी राजधानी आपकी शिमला हुआ करती थी, शिमला। आंसर लगाइए विकल्प नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन किस शहर में एक साथ आयोजित किया गया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है आपका किस शहर में एक साथ आयोजित किया गया था। प्रश्न ने बहुत बार कराया है, यह आपका था लखनऊ में, है ना। कहाँ पे, लखनऊ में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता है इस अधिवेशन की अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये सम्मेलन जो आपका था कांग्रेस की समझौता था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न बताइए, बताइए स्वदेशी आंदोलन का जो गीत बन गया था, डैश डैश, बताइए कौन सा स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था। तो 6 नंबर का जवाब यहाँ पे आपको हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम को जो नारा सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में भड़क उठा था। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करते हैं, ये जो पहली बार है यहाँ पर, ये जो है क्या नाम है उनका, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रगान की बात करते हैं, जनगण मन आपका है ना, वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं अपनाया गया था। कौन सा कार्य नहीं अपनाया गया था। पहला विकल्प है सिविल सेवाओं का बहिष्कार, ये तो किया गया था। अंग्रेजी आविष्कारों का बहिष्कार, है ना, देखिए अंग्रेजी आविष्कारों का बहिष्कार नहीं अपनाया था, बाकी सब थे आपके न्यायालयों का बहिष्कार, सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण, ये सब था आपका। तो विकल्प आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अंग्रेजी बहिष्कारों का, आविष्कारों का जो बहिष्कार है ये आपका नहीं अपनाया गया था, बाकी सब आपके अपनाए गए थे। नहीं वाला पूछा है तो ऑप्शन आपको बी नंबर लगाना होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा अक्षांश जो है बताना है आपको। जवाब यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ना, यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर 24 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है ना, 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, याद रखिएगा ये आपके
10 राज्यों से होकर गुजरता है। 10 राज्यों में आपके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मिजोरम है। इससे कम की अगर हम बात करते हैं, जो 26 डिग्री लिखा हुआ है इसमें आपके टोटल है 7। कितने कितने आपके राज्यों से गुजरता है ये? 7। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड आते हैं। और सबसे कम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका है 20 डिग्री वाला है। इसमें आपके सिर्फ 3 ही राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। और 22 डिग्री की बात करते हैं, इसमें भी आपके 5 हैं, 5 राज्य हैं, ये आप गुजरते हैं। पूछा गया सबसे ज्यादा, तो आंसर लगाइए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सर्दियों के दौरान भूमि के आसमान तापन से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं उत्पन्न होती हैं या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा भी लाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। इन्हें क्या कहा जाता है, 9 नंबर का आपको जवाब देना है। तो इन्हें जो कहा जाता है ना, इन्हें कहा जाता है मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून का निवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंभन शेर का मुहाना कहा जाता है। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंभन शेर का मुहाना कहा जाता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है सिंधु कहा जाता है। बिल्कुल सही है, सिंधु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सिंधु यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, आपको बताना है। तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है आपका धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आप कहेंगे धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर 110 नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए धन विधेयक को केवल एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यह भी आपको याद रखना है। और इसमें खूबी क्या है, इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, यह भी आपको याद रखना है ना। बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? भारतीय जो है आपका ये समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो ये आपका है लोकतांत्रिक है। कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई हैं, कहां पर की गई हैं? अगर आप कहेंगे लोकसभा में भी, विधानसभा में, सभी जगह, तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना होगा यहाँ पर डी नंबर वाला। जिनका भी डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। नगर पालिका और पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? हमने यहाँ पर पूछा है 15 नंबर में, नगर पालिका और पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो आप कहेंगे नगर पालिका या पंचायत, ये हर ग्राम पंचायत होता है, एक तरीके से हर गांव में होता है। और जब स्टेट से संबंधित होगा तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको राज्य, है ना, राज्य चुनाव आयोग लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार जो आपका था, ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा था आपका? ये संविधान संशोधन आपका हुआ था ना, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था? संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। और उस समय बताना है आपको यहाँ पर। और ये भारतीय संविधान के 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं भारतीय, अच्छा एक प्रश्न बताइए कि संपत्ति का अधिकार का जो वर्णन था, पहले आपके मूल अधिकार आप पढ़ते ही हैं 12 से 35, तो उसमें कौन से अनुच्छेद में आपके संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। जैसे आप समता का अधिकार पढ़ते हैं 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी प्रकार इसमें कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं आप, आर्टिकल नंबर 32 है। तो आपको ये बताना कि उस समय जब संपत्ति का अधिकार था तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत था, आर्टिकल नंबर कौन सा था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उस समय अनुच्छेद नंबर कौन सा था, है ना। बाद में इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा ये 31वां जो अनुच्छेद आपका था ना, आर्टिकल 31 जो आपका था, उसी में आपका ये संपत्ति का अधिकार पहले आपका हुआ करता था। अब तो है नहीं मूल अधिकार में, संवैधानिक उपचारों का 32 है, उसमें कहाँ से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पूछा क्या गया था, प्रधानमंत्री बताओ। प्रधानमंत्री उसमें मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये सब आपने पढ़ा होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है ना। संवैधानिक उपचार आपका था आर्टिकल 32। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। किसी देश की, है ना, यहाँ पर बताइए किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, जनसंख्या से प्राप्त होती है या राष्ट्रीय आय है, ये दोनों से। तो दोनों से होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगाना है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपको लगाना है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, ये आपका है। जनसंख्या में परिवर्तन, ये भी आपका है। तकनीकज्ञ और नौकरशाह, है ना, ये नहीं है। ऑप्शन बोला गया कौन सा नहीं है, तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, 19 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए, भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण करता है। नमूना सर्वेक्षण करता है, बताइए कौन संगठन करता है। उस संगठन का नाम है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे आप कहते हैं NSSO कहते हैं, यही करता है। आंसर लगा दीजिए डी नंबर वाला। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका है, उम्मीद है सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए क्या होगा। पूछा गया है 20 मीटर की ऊंचाई तक, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 है। पूछा गया 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 किलोमीटर की एक वस्तु ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना करिए। जी आपका दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए कार्य निकालना है, तो कार्य होता क्या है बताइए। 20 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना है, तो W बराबर लगा दीजिए, F और S होता है, F इंटू S होता है। F हमको पता है कितना है, F हमको पता है, हाँ F निकाल लीजिए। F कैसे निकालेंगे, पहले F को निकालना पड़ेगा। F बराबर mg होता है ना। G हमको पता है, G कितना है 9.8। G की वैल्यू हमारी कितनी है 9.8 है ना। यहाँ पर लिखा है ऊंचाई तक, तो G की वैल्यू 9.8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव लेंगे क्योंकि विस्थापन बल की दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर 10 तो दिया ही था, डिस्टेंस आपका 10 किलो होना चाहिए था। यहाँ पर 10 किलो की एक वस्तु, किलोमीटर नहीं, 10 किलो की एक वस्तु थी आपकी, ठीक है ना। तो m आपका 10 हो गया, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 9.8। 10 गुणे माइनस का यहाँ पर 9.8 करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 98। कितना आ गया, माइनस का 98। और s आपको पता ही था, s कितना था आपका 20 था। मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आंसर आएगा माइनस का 1960 जूल। फार्मूले बेस्ड प्रश्न था आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं, साइंस का प्रश्न था आपका ये, फार्मूला बेस्ड आ गया था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। कई बार क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं छोटे मोटे, तो हमने करा दिया है। बताइए इनमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है मानव शरीर की, तो आप कहेंगे यहाँ पर धमनी है ना आपके, उनका नाम क्या है, एओर्टा है। एओर्टा धमनी है, सबसे बड़ी है मानव शरीर की। आंसर लगाइए ए नंबर। ए नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 22 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की भिन्नता क्या है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की भिन्नता, भिन्नता क्या है आपको बताना है, भिन्नता क्या है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है ना, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है बताइए। यहाँ पर आपका क्या होगा, आप F बराबर पढ़ते नहीं है, GME। F बराबर क्या पढ़ते हैं, GM M1 M2 R स्क्वायर होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ना पहला पॉइंट, ये ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की जो भिन्नता क्या है, तो ये ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होती है, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होती है, घटती है। आंसर आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। पूछा गया जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित वर्णकों में से बताइए कौन सा प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। कौन सा लाल रंग का यहाँ पर कारण बनता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्या बनता है, एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया कर्नाटक की, है ना, यहाँ पर बताइए कर्नाटकी संगीत यहाँ पर लिखा है तक सीमित है। कर्नाटकी संगीत कहाँ तक सीमित है, कौन कौन से राज्यों तक सीमित है आपको बताना है। तो कर्नाटकी संगीत जो है आपका है भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूपों में से एक है आपका। और ये आपके दक्षिणी भारत के जो आपके राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल तक ही सीमित है। तो आंसर लगाना होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यहाँ पर देखिए आपको बताना है डैश डैश पूछा गया है कि हिंदू महीने में
हिंदू देवता जो है भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, कि हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका होगा फाल्गुन, ऑप्शन आपको लगाना होगा फाल्गुन वाला। ऑस्कर पुरस्कारों की जो शुरुआत है कब आपकी हुई थी? देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है ये कब स्थापित किया गया था? आप सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा, अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा प्रतिवर्ष आपके यहाँ प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी 1929 में होती है। 1929 वाला ऑप्शन लगा दीजिए, बी नंबर वाला आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइए निम्नलिखित में से किसे, यहां पर बताइए निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनके पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो बराक ओबामा है। बराक ओबामा यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति होने वाले प्रथम भारतीय सेवा अधिकारी कौन थे? प्रथम भारतीय सेना अधिकारी, है ना, प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे आपको बताना है। प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ उनका क्या था? नाम था। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है हर साल आपका ये जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय प्रेस दिवस। आंसर आपको लगाना होगा 16 नवंबर को हर साल मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। लाल बाग महल पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? लाल बाग महल जो है पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है दोस्तों, हाँ ये आपका है मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। और ये आपको पूछा गया किस नदी के तट पर है? आंसर लगाना होगा खान नदी। विकल्प नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? बताइए। ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। कौन से खिलाड़ी हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका हिमा दास। क्या नाम है? हिमा दास। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हिमा दास जो है आपका, इनका उपनाम है ढींग एक्सप्रेस। भारत के असम की एक भारतीय धावक है ये। और इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसे आप उपनाम जानते होंगे, फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह है, हरियाणा तूफान कपिल देव हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं। हाँ इस तरीके से आप जानते ही होंगे। लिटिल मास्टर आपके सुनील गावस्कर हैं, मास्टर ब्लास्टर आपके सचिन तेंदुलकर है। ये उपनाम है सभी के। कोलकाता के राजकुमार आपके कौन है? सौरव गांगुली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? आसान प्रश्न है। फिनलैंड की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा हेलसिंकी। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी आपकी मुंबई है। हाल ही में ईयू के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपको बताना है। 35 का जवाब क्या होगा? उनका नाम क्या है? और यहां पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी एडगर्स रिकेंक्विक्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डैश डैश से लिखा है से खादी, है ना। यहाँ पर बताइए क्या होगा? से खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो बताइए वाराणसी से खादी बुनकर है ये। वाराणसी से भैया है, खादी बुनकर है वहाब अंसारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रा के नए चीफ कौन बने? रा के नए चीफ कौन बने आपको बताना है। तो ये आपका नाम क्या है? उनका नाम है आपका रवि सिन्हा है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। हाल ही में अहमदाबाद में अच्छर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया है? अच्छर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया है? तो आपके आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह कहाँ पे लिखा हुआ है? गृह मंत्री हैं आपके। यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चेक कर लीजिए सभी का ए नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत आपका घोषित किया गया है? सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है मुंबई के किस स्टेशन को दिया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। और यहाँ पर बताया जा रहा है 39 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कह रहे हैं बायकुला, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बायकुला यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से किस संगठन ने, है ना, जल दोस्त एयरपोर्ट और इलेक्ट्रिक यूएवी क्यूब प्लेन का अनावरण किया है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 40 नंबर का आपका हो जाएगा NAL। NAL क्या होता है? NAL दोस्तों आपका क्या होता है बताइए।
ये राष्ट्रीय एरो स्पेस प्रयोगशाला होता है ना। नेशनल आपका क्या हो गया, एरो स्पेस और लेबोरेटरी। तो यहाँ पर आपका NAL, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बन गया है MFI बाजार? तो उसका आपका जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार बन गया है। बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया है? किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया? 42 नंबर का जवाब क्या होगा? तो आंसर बता रहे नीति आयोग। नीति आयोग बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग यहाँ पे क्या होगा? नीति आयोग को सीईओ इस समय वर्तमान कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। योजना आयोग की जगह आपका क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। यहाँ पर देखिए आपको बताना है SAFF चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? भारत ने किस देश को हराया है? SAFF, है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है भारत ने कुवैत को हराया। बिल्कुल सही है, कुवैत को हराया है। आंसर लगाना होगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के कुंभलगढ़ को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। बताना है कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ जो आपका है ना, ये कहाँ पर है? ये जो आपका है, हाँ 44। देखिए आज का टेस्ट है आपका थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा मॉडरेट था, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, मतलब लग रहा कठिन है। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको मॉडरेट भी पढ़ के जाना है। मान लो थोड़ा बहुत भी लेवल अगर इधर उधर आए तो आप आराम से कर लें। हमेशा आपको आसान आसान पढ़ाएंगे तो फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, इसलिए मजबूरी है हमको हर तरीके के प्रश्नों को यहाँ पर कराना पड़ता है। दिए गए शब्दों में देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद बताइए। 45 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 45 नंबर का देखिए संधि विच्छेद यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है। पूछा गया है यहाँ पर मनोनुकूल का क्या होगा? तो मना प्लस अनुकूल होगा। मना प्लस अनुकूल होगा, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम क्या होगा आपको बताना है। चलिए अनुकूल का देखिए यहाँ पर विलोम बताइए क्या होगा, है ना। चलिए 45 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम यहाँ पर बताया जा रहा है मनोनुकूल का है। मनोनुकूल का ये तो हो चुका था। अनुकूल का विलोम बताइए। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। क्या होगा? प्रतिकूल आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। कायरता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो कायरता का जो पर्यायवाची है आपका, ये आपका हो जाएगा भीरुता। क्या हो जाएगा? भीरुता। कायरता, डर, भय, भयशीलता, ये सब आपकी है। भीरुता आपका होता है पर्याय यानी पर्यायवाची। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? वाक्यांश बताना है आपको आशुतोष शब्द के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है ना, उसके लिए हम आशुतोष शब्द यूज करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिबिया में कागज भरा है उसे निकाल। डिबिया में कागज भरा है उसे निकाल दोगी, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना। तो डिबिया क्या है? डिबिया आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, यही लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। 50 नंबर का जवाब क्या होगा? और 50 नंबर के यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर जवाब क्या होगा। कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। कौन है आपको बताना है। विजय सांपला। हाँ विजय सांपला, है ना, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? देखिए स्तूप के बारे में पूछा गया है, आपको बताना स्तूप जो है किसका प्रतीक है ना। ये प्रश्न आपका जो है काफी अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। और आपको बताना 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। स्तूप जो है ना, ये आपका क्या है? ये आपका मृत्यु से संबंधित है ना, मृत्यु से प्रतीक संबंधित है। तो बोला गया है कि जो बुद्ध के जीवन जुड़ी घटनाओं से जो जुड़े आपके प्रतीक थे, उसमें स्तूप किसका बताता है? तो मृत्यु को बताता है। आंसर लगाएंगे ए नंबर वाला। अगला प्रश्न है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पे प्राप्त किया था? तो आप कहेंगे पावापुरी में प्राप्त किया था। 24वें आपके जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म आपका वैशाली बिहार में हुआ था, मृत्यु आपके बिहार पावापुरी में हुई थी। पूछा गया था मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी लगा देना, बिहार में पड़ता है। प्रथम बौद्ध परिषद यहाँ पर बोला गया है डैश डैश द्वारा संरक्षण दिया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, किसके समय हुई थी?
तो आप कहेंगे प्रथम बौद्ध परिषद की बात हो रही है, तो अजातशत्रु लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन यहाँ पर बताइए किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है आपको बताइए। शिक्षाओं का जो संकलन है किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? 54 नंबर। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सुत्त पिटक में किया गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, सुत्त पिटक में किया गया है। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बुद्ध के महाविनिष्क्रमण यानी महान त्याग, है ना, त्याग इसमें को दर्शाता है? बताइए कौन सा प्रतीक चिन्ह है जो यहाँ पर महा त्याग यानी महाविनिष्क्रमण को दर्शाता है? तो आप कहेंगे ये आपका है घोड़ा। क्या है प्रतीक? घोड़ा है। 55 का जवाब होगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है आपका कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सा धर्म आपका अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है? बताइए कौन सा धर्म आपका अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है? तो आप कहेंगे अष्टांगिक मार्ग पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर लगाना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। यहाँ पर बताइए सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत किया गया था? 58 का जवाब आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प है आपका, प्रथम बौद्ध संगीत के अंतर्गत आपका किया गया था। अगला प्रश्न है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें थे, आपके तीर्थकर थे, इन बताना किस स्थान से संबंधित थे? हाँ ना, इनका बताइए किस स्थान से संबंधित थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से थे? इनका संबंध था आपका वाराणसी से था। आंसर लगाना होगा आपका ए नंबर। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आज का जो टेस्ट है मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसे एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। और जितने भी प्रश्न में लिया कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपका यहाँ पर लिया था। चलिए हमारे बीच काफी लोग आंसर दे रहे थे, काफी लोग नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करिए सभी लोग।